बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारा देश एक ऐसा है जहां कृषि को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हमारे किसान के बलबूते ही पूरे विश्व भर में अनाज जा पाता है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी थोड़ी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालकों को मत्स्य विभाग देता है कई प्रकार की सुविधाएं। वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों में नमी कम हो तो तुरंत सिंचाई करें। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले के किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य किसानों को बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम, फसल और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने खेतों की उचित कृषि कार्य भी करने होते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर इन लत्तेदार सब्जियों में नमी कम हो तो तुरंत सिंचाई करें। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक है, वे बेहतर उत्पादन के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार इत्यादि प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। गर्मा फसल के रूप में मक्का के प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार के 1, 2, 3 और 4 मक्का के ये प्रभेद गर्मा फसल के लिए बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्य को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली ये कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को नष्ट कर दे लत्तर की जड़ के पास अच्छी तरह से निकाय के साथ ही मेलाथियान 50 इसी दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करना, शेड बनाना पड़ता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है। साथ ही ये बेड स्थान भी घेरता है। वहीं प्लास्टिक से निर्मित इस प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड उपकरण हल्का होने की वजह से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। किसी भी उपयुक्त स्थान पर कंपोस्ट निर्माण किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नज़र राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के मंडी भाव में।
हम लगातार देख रहे हैं कि सब्जियों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि आज का क्या है मंडी भाव। अगर हम अनाजों पे नज़र डालते हैं तो आज हमें लकी भोग का जो भाव मिला है वो रहा न्यूनतम 4,600 लेकर अधिकतम 4,600 तक ही बरकरार रहा। वहीं अरहर दाल की अगर हम बात करें तो वो 13,400 से लेकर 14,000 तक बढ़ गया। और अगर हम बात करें चना दाल की तो वो रहा न्यूनतम 6,200 रुपये से लेकर 6,600 रुपये तक। अब हम आते हैं सब्जियों में। अगर हम बात करते हैं प्याज की तो उसका भाव आज का जो बना रहा वो रहा 1,300 रुपये न्यूनतम और 1,600 रुपये अधिकतम। आलू का भाव रहा 1,200 रुपये न्यूनतम और 1,300 रुपया अधिकतम। इसी तरह आपको हम रूबरू कराते रहेंगे मंडी भाव से। लगातार हमसे आप बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारे देश स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए बरसाती फ्रेंच बीन की
वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। तो बरसात का मौसम तो आ चुका है, तो बरसात के मौसम में आप फ्रेंच बीन की खेती कैसे कर सकते हैं जिससे आप अधिक उत्पादन पा सकते हैं। फ्रेंच बीन में प्रोटीन की मात्रा तो भरपूर पाई ही जाती है, साथ ही जिसे कुपोषण की समस्या हो इससे भी निजात मिलता है फ्रेंच बीन के सेवन करने से। तो चलिए इसके अधिक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। फ्रेंच बीन की खेती मुख्य रूप से भारत के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान अच्छा माना जाता है। इसकी अधिक उपज के लिए लगभग 16 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान बेहतर होता है। आज हम पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनू कुमारी। आइए इनसे हम जानते हैं फ्रेंच बीन, बरसाती फ्रेंच बीन की वैज्ञानिक तरीके से खेती किस प्रकार की जाए। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले बताइए कि बरसाती फ्रेंच बीन के लिए खेती किस प्रकार से तैयारी की जाए। जी, बरसाती खेती के लिए मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंच बीन जो है उसकी फसल के लिए आप सबसे पहले जो आपके प्रक्षेत्र हैं, जो फील्ड है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। जहाँ पर जल निकासी की सुविधा हो उसी प्रक्षेत्र का आप चयन करें। और चयन करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इसको रिज और फर्रो जो कहा जाता है उस तरीके से आप इसकी खेती करने की कोशिश करें। इसमें भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप झाड़ी वाली किस्में होती हैं, एक तो फ्रेंच बीन की, और दूसरी होती हैं लता वाली किस्में। तो आप लता वाली किस्मों का चुनाव खास कर प्रयोग करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो सड़न और गलन की समस्या होती है जड़ों में, उस समस्या से निजात मिलती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो आपको जो घास होती है बीच में, खरपतवार नियंत्रण, वहाँ भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। कंपोस्ट खाद को खेत की तैयारी के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। वहीं 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में फूल आने के समय प्रयोग करें। जानकार कहते हैं कि अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्म का चयन करना ज़रूरी है। जिस किस्म का भी आप चुनाव कर रहे हैं, कुछ किस्में मैं आपको बताती हूँ जो झारखंड के लिए अति उपयुक्त है और जो हमारे संस्थान से भी हैं। उसमें है स्वर्ण लता, जो कि लता टाइप वाली किस्म है, और दूसरी है आपकी जो बहुत ही अच्छी किस्म है स्वर्ण प्रिया। स्वर्ण प्रिया को आप हरी फली और दूसरी जो इसको राजमा कहते हैं बीज, दोनों की तरह के उपयोग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं अर्का अर्जुन, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करती है, और दूसरी है आपकी अर्का सुकोमल। अर्का सुकोमल लता वाली किस्म है, जबकि अर्का अर्जुन जो झाड़ी वाली किस्म है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी खरीफ में आप ज़रूर लता वाली किस्मों का चुनाव करें। इसके उपरांत मैं कहना चाहती हूँ कि आप बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार करने से क्या होता है कि जो समस्या होती है बीमारी की, वो पहले ही उपचार से ये समाप्त हो जाती है। आप राइजोबियम से इसका कर सकते हैं उपचार, राइजोबियम कल्चर से, और दूसरा अगर आपको कुछ फफूंदनाशी से भी आप इसका उपचार कर सकते हैं, बाइबिस्टीन जिसको कहा जाता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत अधिक वर्षा जल जमाव का कारण बन सकती है, जिससे फूल गिर जाते हैं। लिहाजा बरसात के मौसम में फ्रेंच बीन की खेती के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 5.2 से 5.8 pH बेहतर मानी जाती है। झाड़ी किस्म और लता किस्म दोनों की जो दूरी होती है पौधे से पौधे और रो से रो, इन दोनों के बीच की अलग अलग होती है। लता वाली किस्मों के लिए आप ट्रेलिस सिस्टम या जो बांस होते हैं, बांस वाली ट्रेलिस का भी आप उपयोग कर सकते हैं किसी सपोर्ट के लिए। तो आप इसमें 90 से 100 सेंटीमीटर जो 2 पंक्तियां हैं वहाँ पर आप इसका ध्यान रखें, और 2 पौधों के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। और इसके उपरांत मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपकी मक्का की फसल है या भिंडी की फसल आप लगा रहे हैं, तो वहाँ भी आप लता वाली फ्रेंच बीन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं लगाने के लिए।
सिंचाई के लिए इसमें कब कब सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के लिए किस प्रकार की सिंचाई करनी चाहिए? जी, अगर आप खरीफ का मौसम में आप इसकी खेती करते हैं तो यह प्रायः जो बारिश होती है उससे ही इसकी सिंचाई की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, परंतु फिर भी इसका ध्यान रखें कि 6 से 7 जो बार इस फसल को पानी मिलना चाहिए। और जो इसकी जड़ें होती हैं वो बहुत ही छिछली होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं मिट्टी में, तो इसलिए कभी भी आप ये ध्यान रखें कि जड़ों में पानी का जमाव भी ना हो और पानी की समस्या भी ना हो, क्योंकि पानी की समस्या अगर होती है तो फली का जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और अगर पानी जड़ों में पानी का जमाव हो जाता है तो उसमें बीमारी आ जाती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। फ्रेंच बीन के बीजों की बुआई से पहले बीज का राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचार कर लें ताकि ज़मीन जनित रोग से फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसकी खेती के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के दौरान खेत की अंतिम जुताई के समय मिला दें। उर्वरक प्रबंधन के लिए आप जब इसकी ज़मीन की आप इसकी तैयारी कर रहे हैं उस समय ही आप 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर जो कहा जाता है गोबर की सड़ी खाद और केचुआ खाद, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अन्यथा आप सिर्फ गोबर की सड़ी खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि ये हालांकि ये दलहनी फसल है, फिर भी यह नाइट्रोजन वाली जो हमारी उर्वरक होती है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देती है। तो इसके लिए 120 केजी नाइट्रोजन और आप 60 केजी फास्फोरस और फिर से 60 केजी आप पोटास का उपयोग करें। इसके उपरांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको कहते हैं सूक्ष्म पोषण, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग बस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास डालकर सोचते हैं कि उर्वरक की जो भी मात्रा हमने दे दिया, लेकिन आप कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको इसका असर जो है आपको फसल की उत्पाद में दिखेगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए अर्का वेजिटेबल स्पेशल जो है वो बहुत ही अच्छे से उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप बाज़ार से किसी भी दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो सॉल्यूशन होता है आप उसका उपयोग करें। इसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अर्का वेजिटेबल स्पेशल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करें, और उसके साथ साथ एक शैम्पू का एक छोटा सा पाउच और 2 नींबू ये भी डालें। इससे क्या होता है, नींबू से एसिडिटी इसकी कंट्रोल हो जाती है और जो शैम्पू होता है वो स्टिकर का काम करता है। तो इन जैसा हमने बताया आपको, इस तरह से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा बरसाती फ्रेंच बीन की खेती कैसे करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है मत्स्य बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसानों की आमदनी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो अच्छी मछली की नस्ल के लिए बीज का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे कि मत्स्य बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कैसे करें, जिससे हमारे किसान भाई बहन जो मत्स्य पालन कर रहे हैं वो लाभान्वित हो सके। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं फिश फार्मर ट्रेनिंग सेंटर धुरवा रांची में, और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मत्स्य विभाग चीफ इंस्ट्रक्टर प्रशांत कुमार दीपक जी हैं, जो हमें बताएंगे मत्स्य बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। तो ये चलते हैं सर से जानकारी लेते हैं मत्स्य बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। सर, इसका प्रबंधन क्या है और कैसे हम बीज उत्पादन कर सकते हैं, बताइए। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। अभी जैसे बारिश का मौसम है और किसान भाई लोग धान के साथ साथ मछली पालन पर भी ध्यान दे रहे हैं। अभी बहुत ही बेहतरीन मौसम है मत्स्य बीज उत्पादन का। सभी के किसानों के तालाबों में बारिश का पानी जमा हो गया, इकट्ठा हो गया हो, तो वैसे तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यह मत्स्य बीज उत्पादन का जो काम है 1 महीने का होता है, 20 से 25 दिन का होता है, जिसमें हम लोग मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिन का एक ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के उपरांत किसानों को स्पॉन, फीड तथा जाल मुहैया कराई जाती है। इनको जब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से वे अपने तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि तालाब को
जुताई करनी पड़ती है। जिस तरह से हम धान के खेतों की जुताई करते हैं, उसी तरह से तालाबों में पहले जुताई करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें चूना का प्रयोग करना पड़ता है। चूना डालने के उपरांत जब तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाता है या कहीं बाहर से पानी का प्रबंधन कर लेते हैं, तो फिर उसमें गोबर का खाद या रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। नए तालाबों में रासायनिक खाद के रूप में यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगर पुराना तालाब है तो उसमें से गोबर का खाद का प्रयोग 1000 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से किया जाता है। खाद के प्रयोग के उपरांत 1 सप्ताह के बाद उसमें जो मछली का जो बीज होता है, जो जीरा बोलते हैं, जो विभागों से मिलता है 10% अनुदान पर, उसे हम लोग तालाबों में संचित करते हैं और फिर संचयन के उपरांत उसके प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, खाने पर ध्यान दिया जाता है। खाने के आहार के रूप में हम लोग विभाग की तरफ से भी मैस फीड, फॉर्मुलेटेड मैस फीड का हम लोग वितरण करते हैं। यदि किसान अपने स्तर से करना चाहे तो उसके लिए आपका धान का कोढ़ा और सरसों खली बेहतर विकल्प है। और इस तरह से वे पालन करते हैं। 20 से 25 दिन के बाद जो स्पॉन है वो फ्राई बन जाता है। फ्राई का साइज करीब 1 से 1.5 इंच होता है, जो फिर किसी अन्य तालाबों में संचित करने योग्य हो जाता है। तो ये 20 से 25 दिन, मुश्किल से 1 महीने के ये एक क्रॉप में टोटल जो लागत है करीब 40-45 हज़ार रुपये आती है 1 एकड़ में। और उससे 1 महीने के बाद जो किसान भाई जो है बिक्री कर करीब 90,000 85,000 रुपया आसानी से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 15 दिन का क्रॉप है। इसमें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ साथ प्रशिक्षण के उपरांत जिलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको स्पॉन, फीड और जाल, ये 3 चीज़ मुहैया कराई जाती है, ताकि किसान अपने से स्वयं से कर देख सकें कि बीज उत्पादन में कितना लाभ है। बिल्कुल सर, आपने बहुत जानकारी दी प्रबंधन के बारे में, लेकिन जो किसान भाई बहन जो मत्स्य बीज उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं, वो किन बातों का बेसिकली ख्याल रखेंगे और वो समय सीमा क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने बीज को बीच बीच में देख सके ताकि वो ठीक है या नहीं ठीक है? पहले जो मत्स्य बीज प्राप्त करते थे वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते थे, जैसे बहते हुए नदियों से प्राप्त किया जाता था। लेकिन जब से हैचरी का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ है, मत्स्य बीज स्पॉन का उपलब्धता सर्वत्र उपलब्ध है। इसके जो मत्स्य स्पॉन लेने के पहले तो किसान अब तालाब तैयारी कर ले बताए गए विधि के अनुसार। उसके बाद जो है उसमें स्पॉन का संचयन करें। पानी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है, नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रबंधन के रूप में 2 से 3 फीट का पानी पर्याप्त है। और जब उसमें स्पॉन संचित कर दिया जाता है तो फिर उसमें आहार, मत्स्य आहार देना महत्वपूर्ण होता है। मत्स्य आहार के रूप में सरसों खली और धान का कोड़ा ये बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण करके दिया जाता है, घोल बना कर दिया जाता है। चूँकि स्पॉन बहुत छोटा होता है और उनको खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको घोल बनाकर हम लोग छिड़काव करते हैं। वैसे विभाग की तरफ से फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड मैस फीड भी दिया जाता है, जो काफ़ी प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है। तो इस तरह से उसको खाने आहार देकर मत्स्य बीज उत्पादन जो काम है ये 20 से 25 दिन में ये फ्राई साइज का हो जाता है, जो बाज़ारों में बिक्री करने लायक हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन में ऑक्सीजन पैकिंग करके भी इसको बिक्री किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो स्पॉन जो उपलब्ध होते थे प्राकृतिक स्रोतों से, उसमें बहुत सारी अवांछित प्रजातियां आ जाती थी, जो हमारे साथ जो पालने योग्य प्रजाति जैसे रोहू है, कतला है, मृगल है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे खाऊ प्रजातियां भी आ जाती थी जो हमारे नुकसानदेह होता था। लेकिन जब से हम लोगों ने हैचरी का आविष्कार हुआ है, किया है, तो उससे हम लोग डिजायर्ड स्पेसीज, जैसे कतला चाहिए तो कतला मिल जाता है, रोहू चाहिए तो रोहू, या फिर मिक्स क्रॉप के लिए रोहू, कतला, मृगल का भी हम बीज किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे साथ इस वक्त
मत्स्य चीफ इंस्ट्रक्टर प्रशांत कुमार दीपक जी थे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। किसी कारण अगर आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप इसे YouTube पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।